सभी छायाकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, मैं समझता हूं जो कल का विधानसभा के अंदर जो घटनाक्रम था, मैं एक विधायक होने के नाते उन तमाम चीज़ों को देख रहा था। इसी विधानसभा के अंदर 40 नए विधायक इस दफ़ा चुन के आए हैं, टोटल संख्या 90 में से। और बारंबार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से बारंबार ये कहा गया कि इस दफ़ा विधानसभा में बहुत नई ऊर्जा और नए सोच के व्यक्ति का संचार इस विधानसभा में हुआ है। और पिछला जो सेशन था उसमें काफ़ी वक्त उन तमाम नए चुनाव जीत के आए सदस्यों को दिया गया और उन्हें आशा और उम्मीद बंधी कि जब भी सेशन होगा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में एक अच्छी शुरुआत के साथ उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन जब कल विधानसभा का सेशन शुरू होते ही जिस प्रकार से कांग्रेस के जो पखर और पुराने खिलाड़ी हैं उन द्वारा जो शोर शराबा किया गया, मैं समझता हूं कि शायद वो लोग तैयारी करके नहीं आए थे, क्योंकि जो नए सदस्य चुने गए उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। और पिछले 8 महीनों से जो नायब सिंह की सरकार है, सभी प्लेटफॉर्म्स पे ये सरकार फेलियर साबित हो चुकी है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे करप्शन का मसला हो, चाहे सरकारी ऑफिसर्स का, हर मसले पे, हर मुद्दे पे इस सरकार का बहुत बड़ा फेलियर। और यही मौका होता है एक विधायक के लिए, ख़ास तौर पे जो ऑपोजिशन में बैठते हैं, कि जब विधानसभा का सेशन होता है तो पूरा हरियाणा टकटकी लगा के देखता है कि हमारे इलाके के मेरे विधायक ने मेरे इलाके के लिए क्या बात रखी। और सरकार की नाकामियां और विफलताओं का सरकार को घेरने का मौका मिलता है। कल जब शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, शोक प्रस्ताव के बाद ये मांग रखी गई कि लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होनी चाहिए। हमारी तरफ से भी लिखित तौर में इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायकों की तरफ से लिखित तौर में दिया गया कि क्वेश्चन आवर से पहले एक चर्चा होनी चाहिए कानून व्यवस्था पर, खास तौर पे अभी जो हमारी बेटी के साथ जो कृत्य हुआ मनीषा हत्याकांड, उस पर भी चर्चा खुल के होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो 4.5 घंटे विधानसभा में ये ड्रामा चला, हर आधे घंटे बाद फिर विधानसभा को एडजॉर्न किया गया और आखिर में जाके ये एक्सेप्ट किया गया कि हम लोग चर्चा कराएंगे 26 को। उसी कल ही मुख्यमंत्री की चर्चा के लिए तैयार, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो कल ही चर्चा क्यों नहीं की, कि क्यों एक दिन विधानसभा के सेशन का खराब किया गया? इसके जिम्मेवार कौन होगा? हरियाणा की जनता का जो पैसा है, हरियाणा की जनता जो हम लोगों से चाहती है और जो हमारा कर्तव्य है, हम अगर उस सही चीज़ को निर्वहन सही नहीं कर पाएंगे तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? पर कल मैं देख रहा था और जब एडजॉर्नमेंट मोशन आया गया, या तो वो पहले हाफ में उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन आपने पूरे दिन को ज़ाया करते हुए आखिर में जाके उसको यस किया और 26 तारीख मुकर्रर कर दी। अभी टाइम फिक्स नहीं किया भी कितने समय के लिए चर्चा होगी, लेकिन
पूरा दिन जो बर्बाद किया, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों नूरा कुश्ती का खेल खेल रही हैं। सरकार आमजन की भागीदारी के हिसाब से, आमजन के हिसाब से भी हर जगह, चाहे वो गांव है, चाहे देहात है, चाहे वो शहर है, चाहे व्यापारी है, हर वर्ग में सरकार फेल हो चुकी है। हर व्यक्ति इस बात की निंदा कर रहा है कि इस सरकार के और नायब सैनी के पल्ले कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था में चौपट हो गई है। किस तरीके से आज जो हरियाणा के हालात हैं, हर रोज़ हत्याएं हो रही हैं, हर रोज़ लूटपाट हो रही है, हर रोज़ के अपहरण हो रहे हैं। और केवल मात्र मैं नहीं कह रहा, तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर ये बातें खुल के आ रही हैं कि जो कानून व्यवस्था हरियाणा की बिहार से भी बदतर बनती जा रही है। और तो और अभी जो ये मनीषा हत्याकांड हुआ, इस पे भी सरकार कहीं ना कहीं लीपापोती कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि इनके मंत्री जो बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अनाड़ी तौर पे इमेच्योर। कोई कह रहा है हम 3 दिन में पकड़ लेंगे, कोई कह रहा है जो धरने पे बैठे हैं उन्हीं के बीच में इसके कातिल छुपे हुए हैं, और एक तरफ उनका डीजीपी कह रहा है कि उसको तो कुत्तों ने नोच के खाया है, कोई कह रहा है। और आखिर में अपना पल्ला झाड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इसकी सीबीआई जांच होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार में, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, आज तक जितनी भी सीबीआई इंक्वायरी हुई है, एक सीबीआई इंक्वायरी में कोई कल्प्रिट या कोई नतीजा बाहर आया है? मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, एक भी सीबीआई इंक्वायरी में कोई नतीजा आया है? ये भी केवल लीपापोती के माध्यम से अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार ने कह दिया कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। इससे पहले जितनी सीबीआई इंक्वायरीज हुई हैं बीजेपी की सरकार में, ये वाइट पेपर जारी करें और बताएं कि हमने इतनी सीबीआई इंक्वायरी में इतने कल्प्रिट्स पकड़े हैं, इतने हमने जस्टिस किया है। और तो और आप सब लोगों के माध्यम से भी, क्योंकि सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, इस मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी विफलता और नाकामी देखो कि मुख्यमंत्री तो इंसाफ नहीं दिला पाया, ना उस इलाके के लोगों को, ना उसके परिवार को, और ना हरियाणा की जनता को। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जिसने अपने ट्विटर हैंडल पे ये कहा कि हम लोग उसके कत्ल का बदला लेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँगा कि एक गैंगस्टर जो जेल में है और वो ये बात कहता है भी अगर सरकार न्याय नहीं करेगी तो हम लोग बदला लेंगे। ट्विटर हैंडल पे ये आई कि नहीं आई थी बात? उसके बाद इस मुख्यमंत्री से ये पूछो, तूने उस गैंगस्टर के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज किया है क्या? भी पर्चा दर्ज अगर कोई आदमी जो जेल में है और वो ये कहता है कि हम लोग उसका बदला लेंगे, इसका मतलब क्या सोच है उसकी? और सरकार क्या इतनी बेगैरत हो चुकी है कि एक पर्चा भी दर्ज ना करे और कुछ बोले ही ना? इससे बड़ा फेलियर इस मुख्यमंत्री के लिए और क्या होगा? साथियों, नए नौजवान विधायक जो जीत के आए थे उसमें मैं भी एक विधायक था। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी सरकार को उन तमाम मुद्दों पे घेरूं जिन मुद्दों पे सरकार नाकाम है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तहसीलों में, थानों में, पटवार खाने में, लोकल बॉडी में, जहाँ कहीं किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, बिना पैसे काम नहीं होता। और ये सरकार बारंबार मेज थपथपाती है बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने का। मैंने सरकार से सवाल पूछा था कि जो आंगनवाड़ी में महिलाएं भर्ती हो रही हैं, क्या उन पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है? सरकार ने मुझे एक लिस्ट देने का काम किया कि हमने ये क्राइटेरिया रखे हैं, और जब उस भर्ती का मैंने लेखा जोखा निकाला तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। और मुझे एक महिला खुद मिली जिसने कहा कि मैंने आंगनवाड़ी का इंटरव्यू दिया था
तमाम पैरामीटर्स पे वो फुलफिल कर रही थी और सबसे आगे थी, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा लेके उसे उस नौकरी से डिनाई किया गया और उसके बाद जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था उसे उन्होंने सिलेक्ट करने का काम किया। और ये क्वेश्चन मैंने इस बार पुटअप किया था कि आप जो भी भर्ती है उनमें कोई चेक एंड बैलेंसेस है, लेकिन मेरे क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया ये कह के कि ये आर्टिकल 46 में फॉल नहीं करता। इसके साथ साथ मैंने सवाल किया था, सरकार बारंबार अपनी अच्छाइयाँ गिनाने का काम करती है, लोगों को धोखा देने का काम करती है, लोगों के आगे झूठ बोलने का काम करती है। इतना बड़ा भू माफिया हरियाणा के अंदर काम कर रहा है जिसका आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप लोगों तक भी इस बात की रिपोर्टिंग नहीं होती जितना, क्योंकि सरकार तथ्यों को छुपाने की कोशिश करती है। ये सरकार विकास पे कम काम कर रही है, अपनी नाकामियों को छुपाने पे ज़्यादा जोर लगा रही है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ज़्यादा पैसा लगा रही है ताकि उनकी नालायकी और नाकामी हरियाणा की आम जनता तक उजागर ना हो। लेकिन आम जनता आज सरकार से भरोसा उठ चुका है। भूमाफिया के संदर्भ में मैंने सवाल किया था कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में 24 ऐसी रजिस्ट्रियां पाई गई थी जो कि सही तरीके से नहीं थी और तमाम रजिस्ट्रियों की जांच चल रही है डीसी के नेतृत्व में। मैंने सवाल पूछा कि उन जांच में क्या हुआ, उस जांच में क्या बना, लेकिन मेरे उस सवाल को भी उन्होंने डिनाई रिजेक्शन में डाला कि ये जो सवाल है ये आप हमसे नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मैंने एक सवाल डाला कि आप जो मास्टर प्लान बनाते हो, चाहे वो मास्टर प्लान किसी सिटी का हो, जिले का हो, जब एक बारी मास्टर प्लान बन गया उसमें मास्टर प्लान का गजट नोटिफिकेशन होने के बाद उसमें बदलाव नहीं हो सकता। उसके बाद भी जितनी ज़मीनें जो सरकारी स्कूलों के लिए और सरकारी कॉलेजों के लिए थी, उन ज़मीनों को आपने कन्वर्ट करके प्राइवेट बिल्डर्स को देने का काम किया। मुझे ये जवाब दिया जाए भी कितनी ज़मीनें हरियाणा के अंदर जो मास्टर प्लान में आपने कन्वर्ट करके और प्राइवेट बिल्डर्स को करोड़ों रुपए का फ़ायदा करने का काम किया है, उन तमाम तथ्यों की मुझे जानकारी दी जाए। मेरा वो सवाल भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने फिर बारंबार इनसे कोशिश की राब्ता करने की। फिर मैंने एक सवाल किया कि हरियाणा में 2000 से लेके 2025 तक हर साल कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर आई है, कितने MOUs साल दर साल हरियाणा में हुए हैं, हमें आप बताओ, ताकि नौजवान लोगों के सामने, नौजवान पीढ़ी के सामने ये तथ्य उजागर हों कि हरियाणा सरकार आपके भविष्य को लेकर कितनी चिंतित है। लेकिन उस चीज़ को भी मुझे आज तक उस चीज़ का जवाब नहीं दिया गया। मैं हैरान हूँ इस बात से कि जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं सरकार जवाब देने में नाकाम रह जाती है, किसी ना किसी बहाने से हमारे सवालों को रिजेक्शन में डाल दिया जाता है। मैं एक विधायक होने के नाते अगर प्रजातांत्रिक तरीके से मैं सवाल पूछता हूँ और मुझे जवाब नहीं मिलता, तो आप इस बात को मान के चलो कि आम व्यक्ति की, हरियाणा के आम नागरिक की क्या सुनवाई होती हो। ऐसी बेरहम सरकार जिसकी ना तो कोई नीति है, ना कोई नीयत है और ना कोई जवाबदेही जनता के प्रति, आप मान के चलो कि मुख्यमंत्री केवल हेलीकॉप्टर में और साइकिल चलाने में और दौड़ लगाने में विश्वास और भरोसा करता है। इसके सिवा इस मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं है। आज हरियाणा के अंदर गैंगस्टर्स का रूल है। जब भी कोई टेंडर आता है तो गैंगस्टर तय करते हैं किसको टेंडर मिलना चाहिए, कौन टेंडर भरेगा। अभी आपने देखा होगा शराब के ठेकों के जब अलॉटमेंट हुए, पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हरियाणा के गैंगस्टर्स ने ये कहा कि ये इलाका हम लोग तय करेंगे भी कौन करेगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो मुख्यमंत्री हरियाणा का क्या कर रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि तमाम गुंडे मवाली इस मुख्यमंत्री ने पाल रखे हैं। अपने आप पे ये शराफत का नकाब ओढ़ के बैठा है। दुर्भाग्य इस बात का कि इसने अपने घर का जो नाम बार लिखा है संत कबीर कुटीर, ऐसे महापुरुषों का नाम भी इन लोगों ने बदनाम करने का काम किया है। जिस कुटिया में जिसमें रहते हैं उसका नाम संत कबीर कुटीर है। सुबह से लेके शाम तक लोगों को झूठ बोलना, लोगों को हमेशा फोटो फेसबुक की डालना, इसके सिवाय इस मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं। हरियाणा के बहुत से मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके सीने में हमेशा हरियाणा के लिए दर्द रहा है, जो हमेशा हरियाणा की सुरक्षा, हरियाणा की प्रगति के लिए, हरियाणा की खुशहाली के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो कि हरियाणा को गैंगस्टर्स को सौंप दिया है। आज हरियाणा के अंदर हर जगह गोली चल रही है। अभी कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा एक थानेदार को गोलियां मारी गई, एक सेलिब्रिटी के घर पे फायरिंग हुई, और तो और ऐसे कितने इंसिडेंट होंगे जो अनरिपोर्टेड होंगे, जो एक्सटॉर्शंस की धमकियां आ रही हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश से हों, चाहे हिंदुस्तान से हो या हिंदुस्तान से बाहर हो। सरकार मौन है, कोई सरकार के पास जवाब नहीं है। हरियाणा का नागरिक आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। मैंने कॉलिंग अटेंशन लगाया था ये जानने के लिए कि किसानों की जो फसलें हैं, भारी बरसात के कारण पिछले महीने 2 महीने पहले खूब बारिश हुई, 6-7 जिलों में वाटर लॉगिंग होगी, काफ़ी किसानों की फसलें खराब हुई, कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई। और मज़े की बात है कि कल जब मेरा कॉलिंग अटेंशन लग रहा था तो मैंने पता किया उन तमाम जिलों के अधिकारियों से कि इन जिलों में स्पेशल गिरदावरी हुई है या नहीं हुई। आपको हैरानी होगी इस बात की कि जब मैंने फ़ोन किया, मेरे फ़ोन करने के बाद इनका पोर्टल चालू हुआ। फ़ोन करने के बाद पोर्टल चालू हुआ है। 2 महीने तक मान के चलो जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई वो कितनी दर दर की ठोकरें कहाँ कहाँ उन लोगों ने नहीं खाई होगी, किन किन लोगों के सामने उन्होंने गुहार नहीं लगाई होगी। ऐसी सरकार जिनको किसानों से, व्यापारियों से, युवाओं से, महिलाओं पे जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी 13 साल की बच्ची का भी कल एक शव मिला है। ऐसी बेरहम सरकार क्या हरियाणा के ऊपर राज करने के लिए लायक है? मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों को अभी सरकार से न्याय की गुहार छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार के पास ना कोई नीति है, ना नीयत है, ना सरकार चाहती है। कोई विजन इस सरकार के पास नहीं है। इनके तमाम सदस्य, इनके खुद के एमएलएज अंदर खाते ये बात बोलते हैं कि जितना करप्शन इस सरकार में उतना करप्शन आज तक कहीं नहीं हो रहा। उन एमएलएज के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट का पैसा लग रहा है और लो क्वालिटी का जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, गलियां बनती हैं टूट जाती हैं, सड़कें बनती हैं टूट जाती हैं, आम नागरिक उनकी वीडियो बना बना के और डालते हैं कि कल सड़क बनी थी, आज सड़क टूट गई है। उसके बाद भी कोई सुनवाई, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। करोड़ों का पैसा ठेकेदारों के मार्फत इन राजनेताओं की जेबों में जा रहा है। और तो और कल एक और विचित्र चीज़ देखने को मिली। आज तक के हरियाणा के इतिहास में पहली दफ़ा कल एक नई चीज़ और मेरे संज्ञान में आई। जितने भी विधानसभा के सेशंस होते हैं, हर विधायक अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बातें रखता है, अच्छी और बुरी। अगर कोई दिक्कत है, तंगी है तो वो बताता है, अगर कोई अच्छा सुझाव है तो वो देता है, और उन तमाम चीज़ों को अगले दिन मीडिया या प्रिंट मीडिया पब्लिश करता है। कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सदन की कोई भी कार्रवाई जो है वो डायरेक्ट रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये
आप लोगों पे भी उन्होंने चाबुक चलाना शुरू कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमारा प्रेस जो है चौथा स्तंभ था, उसके ऊपर भी नकेल डाल ली जाए ताकि कोई गलत चीज़ जो सरकार के खिलाफ है हो वो लोगों तक ना जाए। मैंने आज तक किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सरकार में ऐसा नोटिफिकेशन नहीं देखा कि जो कल नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया? आप लोगों को आया कि नहीं आया? ये क्यों? ये कमज़ोरी दर्शाता है सरकार की। जब सरकार कमज़ोर हो जाती है तो ऐसे हालात सरकार के बन जाते हैं, इतना डर और खौफ उनके मन में बैठ जाता है कि हमारी नालायकी और नाकामी इस हरियाणा की जनता को पता लगी तो हम लोग जनता में जाने लायक नहीं रहेंगे। साथियों, अभी तो दूसरा सेशन है मॉनसून का, पहले बजट सेशन हुआ था। अगर सरकार के दूसरे सेशन में ये हाल है, मान के चलो आगे सेशनों में ये सरकार क्या करेगी। और मान के चलो कि हरियाणा की जनता अब इनके से क्या उम्मीद और आस लगा के बैठी रहेगी। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर तुम हरियाणा का हित का व्यक्ति है, हरियाणा की सोच रखता है, तो जो ट्विटर लॉरेंस बिश्नोई ने ट्वीट किया था, उस पे FIR दर्ज करके दिखा अगर तेरे में हिम्मत है तो। और जितने भी गैंगस्टर्स आज से पहले हिस्ट्री सीटर्स जितने भी, चाहे हरियाणा में या देश में, आप देखो कि तमाम हिस्ट्री सीटर्स सारे के सारे बीजेपी पार्टी में हैं। या तो उनकी धर्मपत्नी MLA है, या उनका भाई MP है, या उनका बेटा MP है। सारे हिंदुस्तान के गुंडे, मवाली, हिस्ट्री सीटर, बदमाश सारे बीजेपी में हैं। आंख उठा के देखो, मुझे याद है कई दफ़ा लोगों की एक नैरेटिव सेट किया जाता है किसी को बदनाम करने का। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओगे। एक नैरेटिव सेट किया गया जब चौटाला साहब की सरकार थी कि रोहतक के अंदर जेल से ऐसे होता है वैसे होता है। आज जिस व्यक्ति का नैरेटिव सेट किया गया था, वो व्यक्ति की घरवाली आज विधायक है बीजेपी की। अब वो दूध के दूल्हे कैसे हो गए? तो ये सोचने की चीज़ है कि ये जो बीजेपी है ये किस तरीके के कृत्य कर रही है और नाम संतों के बदनाम कर रही है। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस नहीं है, ये भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा का एक गिरोह है जो बैक एंड सपोर्ट कर रहा है उन्हें हर इश्यूज़ पे। उनके जो काले कारनामे हैं, काली करतूतें, उनको ढकने का काम कर रहा है। उनकी जो बीजेपी की नाकामी है, उन नाकामियों को छुपाने का काम कर रहा है। इसीलिए इन्होंने कल ये नूरा कुश्ती का दौर रखा और अंत में जाके उसको सहमति दी गई। ये सहमति तो आधे घंटे में भी दी जा सकती थी, उसके बाद हाउस में चर्चा होनी चाहिए थी। हाउस में हर विधायक को मौका मिलना चाहिए था। हम लोग भी ऑपोजिशन में हैं, हम लोग भी सरकार के खिलाफ तैयारी करके गए थे। हम भी सरकार को हर मुद्दे पे घेरना चाहते थे, हम लोग भी जवाब तलबी करना चाहते थे और ये सरकार से जानना चाहते थे कि जो हमने सवाल दिए थे आपके पास जवाब नहीं थे, आपने हमारे सवालों को रिजेक्शन में क्यों डाला। तो आज इसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपके कोई सवाल हो तो बिल्कुल दे देते हैं। हमारी पार्टी ने, दोनों विधायकों ने इस पे क्वेश्चन लगाया था सबसे पहले कि जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं इन पे जवाब दे और इन पे बोलने का समय तय करे। ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ था। कल हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि जो ड्रामा चल रहा है ये सारा का सारा बीजेपी को किसी तरीके से शेल्टर करने का था। अगर रिजेक्शन उन्होंने उसको रिजेक्ट करना था तो 4.5-5 घंटे क्यों इस नूरा कुश्ती को लगे हुए थे। एक तरफ वो कहते हैं 40 विधायक हैं, 90 विधानसभा का जो कोरम है उसमें से 40 नए विधायक हैं। कौन कौन विधायक नहीं आया होगा अपनी बातों को लेके? हर एक विधायक तैयारी करके आया था, हर एक विधायक अपने इलाके की बात रखना चाहता था। मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं भी सरकार की नाकामियों को एक्सपोज करने के लिए खड़ा था, लेकिन मुझे समय मिलता
मेरा मौका मिलता, मैं सरकार की नाकामियों को हरियाणा की जनता के आगे उजागर करता। हर एक चीज़ जो मेरे पास थी, जिन चीज़ों के लिए, चाहे वो पानी का मसला था, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो नौकरी का मसला हो, इन तमाम चीज़ों पे हमने तैयारी कर रखी थी। और तो और सबसे बड़ा मसला हमारे सामने जो आज है पूरे हरियाणा के सामने, वो लॉ एंड ऑर्डर का है। जंगल राज बना दिया इन्होंने हरियाणा में। देखिए, आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हो। बेहतर होता अगर विपक्ष अपनी बात रखता और इस सरकार को इसी सदन में सबक सिखाने का काम करता। इस सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता को मैसेज जाता। इस सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता के एक एक सवाल को विपक्ष रखता, उस एक एक सवाल का जवाब उस हरियाणा की जनता के कानों तक जाता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, जो कि आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, मोडस ऑपरेंडी क्या थी। सरकार को इस बात का पता था कि आपकी हालत बहुत बुरी है। सरकार को, मुख्यमंत्री को इस बात का भी पता है कि तू बहुत कमज़ोर आदमी है। मुख्यमंत्री के साथ तमाम लोगों को पता है कि हम सब लोग कमज़ोर हैं। लेकिन जब ये 3 से दिन का रखा और उसके साथ जब वो नोटिस निकाला गया कि मीडिया कोई भी चीज़ हमसे बिना करे, यस करे, सीधा प्रसारण नहीं कर सकता, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डर और किस तरीके की उनकी सोच किस तरीके की होती होगी। हम तो कानून व्यवस्था के खिलाफ सबसे पहले खड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस उनके साथ मिली भगत में 4.5 घंटे नाटक क्यों कर रही थी? वो चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार थे? आखिर में जाके स्पीकर ने टाइम दिया कि नहीं दिया? अरे वक्त इसका विधानसभा का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? विधानसभा के वक्त में चर्चा करेंगे, अच्छी बुरी लोगों तक जाएगी। इनेलो अपना पक्ष रखेगी तो लोग सुनेंगे। कांग्रेस को अपना पक्ष रखना था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो हैं इस बात को लेके मिले हुए थे कि उनकी जो ये आज के जो हालात हैं, जो कमजोरी हैं, ये जनता तक ना जाए। हम लोग बार बार खड़े होके, हमारा एक सदस्य उस कमेटी का मेंबर है, हमारे सदस्य ने जाके कहा कि कम से कम हमें बोलने का मौका दो। आप अगर कोई वॉकआउट कर रहा है करे, हम बोलने का मौका दो। क्यों नहीं हमें बोलने का मौका दिया गया? बिल्कुल, हमारा सदस्य मेंबर गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का उद्देश्य यही था कि 40 विधायकों, जो नए विधायक हैं, जो नई सोच के साथ बैठे हैं और जो जनता के लिए जवाबदेही हैं, ये जो सारे पुराने खिलाड़ी लोग हैं, ये हुड्डा के कारण ही तो बीजेपी सत्ता में बैठी है। अगर भूपेंद्र हुड्डा ना होते तो बीजेपी सत्ता में ना होती। ये तो भूपेंद्र हुड्डा है, हर बार बीजेपी सरकार को बचाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रच के और किस तरीके से इस मुख्यमंत्री सरकार को बचाया जाए, तो ऐसे काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से ही कह रहा हूँ, 3 दिन सेशन और बढ़ाओ, 3 दिन और बढ़ाओ और हर विधायक बोले, ताकि पता लगे हरियाणा की जनता को जो इनकी जवाबदेही बनती है, क्या सरकार अपनी जवाबदेही पे है? अरे जब ये प्रदेश का गैंगस्टर चलाएंगे, क्या जेल में बैठे हुए ये फैसला करेंगे कि न्याय कौन देगा?
हाँ ये है, मेरे पास है। आप ये आज के पेपर में ही छपा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि ये सरकार का फेलियर है या नहीं है? क्या ये सरकार की जवाबदेही है, सरकार का काम नहीं है? और मैं एक और कहना चाहूँगा, अमर उजाला अखबार है, एक और कहना चाहूँगा, मुझे ये लग रहा है कि जब से ये नायब सैनी बना है तभी से गुंडागर्दी और ये गैंगस्टर चालू हुए हैं। नहीं, आज तक कितने बोली ठेके लगे, कभी ठेकों में गैंगस्टर आए? कभी इसी जो एक्साइज के ठेके छोटे हैं, 3 लोगों का इसमें कत्ल हुआ है। किस लिए? कि वो बोली देने गए। अरे एक आदमी शरेआम कहता है इसकी कोई बोली नहीं लगाएगा तो मैं कत्ल कर दूंगा, और वो कत्ल कर देता है। ये किसके इशारे पे हो रहा है? हरियाणा के अंदर तमाम गुंडे अगर किसी ने पाल रखे हैं तो जैसे नायब सैनी ने पाल रखे हैं, ये कहने को तो संत कबीर कुटिया में रहता है। फिर बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आप मेरी हम अरे मैं बता तो रहा हूँ, हमारे सदस्य गए अंदर, हमने कहा ये वॉकआउट करें, हमें बोलने का मौका दो। बीच में बाधित हो रहे थे बीच में, तो हमें अपना मौका दो। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि सदन की 3 दिन और बढ़ाया जाए ताकि हर सदस्य को मौका मिले। ये केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र में गुंडा और गैंगस्टर नहीं है, ये पूरे प्रदेश में है। हर एक मिनट, हर सुनो, जो बीजेपी के विधायक हैं उनके इलाके में भी ऐसा चल रहा है। मेरे को तो मिलते रहते हैं, वो खुद कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब सारे प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है तो ये नायब सैनी क्या कर रहा है? ये मैराथन साइकिल रेस से गुंडे तो नहीं भागेंगे। अरे आप एक जगह बैठो, इसकी समीक्षा करो और ये मानो। हाउस का समय तय होता है। जब भी सेशन होता है उसका एक समय तय होता है, कितने समय ये हाउस चलेगा। इस दफ़ा 3 दिन का हाउस तय, 3 दिन में 1 दिन वो शोर शराबे में निकालेंगे, बच्चे कितना, हमारा समय कब रहेगा? और ये अगर आखिर में अच्छा वो रिजेक्ट कर देते, ठीक, उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या था? कि आप 4.5 घंटे हरियाणा की जनता से खिलवाड़ कर रहे थे। आप 4.5 घंटे अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे इस बात से थोड़ा सा और संदेह हुआ कि जब सुबह ये नोटिस निकला कि कोई भी मीडिया पर्सन किसी भी चीज़ को डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं करेगा, मेरे को इस बात से अंदाज़ा हुआ मैं कहीं ना कहीं सरकार जो है अब ये डिक्टेटरशिप पे आ रही है, अपनी नाकामियों को छुपा रही है। नहीं, मुझे ये बताओ, पहले भी तो सेशन हुए, तब ऐसा नोटिस क्यों नहीं आया? देखिए सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि सारा कुछ मिला हुआ था, ये आपस में मिल के दिन को जाया करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा सवाल है कि जो स्पीकर बार बार 40 विधायकों का नाम ले रहे हैं जो नए आए हैं, आधा से ज़्यादा 45 की हाफ स्ट्रेंथ है। हम एक बार सुनो, 45 की हाफ स्ट्रेंथ है। 45 में से अगर 90 में से 40 हैं तो उन 40 विधायकों को मौका क्यों नहीं दिया गया? और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि समय अवधि बढ़ाए और फिर सरकार हर एक विधायक की बात का जवाब दे, और ये मुख्यमंत्री जवाब दे। अगर मुख्यमंत्री खड़ा होके हर एक का मजाक उड़ाता है विधानसभा में, किसी के बारे में कोई टिप्पणी करता है, तो अब वो एक एक विधायक का जवाब दे, एक एक सवाल का जवाब दे। हमारे सवालों को हमारे सवालों को रिजेक्ट क्यों किया गया? एक विधायक का क्या सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? लेकिन हम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे सरकार एक्सपोज होती है।
हमने तो सवाल उनसे पूछना था। मैं सारी राम कहानी तो पढ़ रहा हूँ कि आपस में मिलके 4.5 घंटे बर्बाद किए इन्होंने, और आखिर में जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम 26 को चर्चा करेंगे। अरे यही चर्चा तो 2 घंटे बाद भी कर सकते थे, आधे घंटे बाद भी कर सकते थे। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है अभी। ठीक है, उनकी संख्या ज़्यादा है, मैं मान ली, लेकिन क्या सभी सदस्य इस बात से चल रहे थे? 3-4 लोग थे जो शेल्टर करने की कोशिश कर रहे थे, और भी विधायक है हमारे साथ, निर्दलीय विधायक भी बैठे थे, उन्हें भी चांस चाहिए था। हम लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है, वो तो सारा मिली भगत से कर रहे थे। सिर्फ सदन में ही शोर मचा के उनका टाइम ज़ाया करना। सदन एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से ताउम्र का रिकॉर्ड रहता है, एक एक सदस्य जो बोलता है पूरी लाइफ टाइम का रिकॉर्ड रहता है। मेरा आज आपसे प्रेस करने का लाइफ टाइम का रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई सदस्य खड़ा होके अपनी विधानसभा और अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बात करेगा, इस इलाके के अंदर जिस तरीके से गैंगस्टर घूम रहे हैं उसकी बात करेगा, जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं, जिस तरीके से बेटियों की आबरू लूट के उन्हें कत्ल किया जा रहा है, क्या ये चीज़ें सदन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? क्या सरकार की जवाबदेही इनके प्रति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केवल मात्र आप लोग ये ना देखें कि संख्या बल क्या चल रहा है। एक आदमी भी सरकार को घेर सकता है, एक आदमी भी अगर सच्ची मुद्दे पे बात करे तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल, इन्होंने हमें जवाब ही नहीं दिया। हमारे तो कई सवाल इन्होंने रिजेक्ट कर दिए, अभी उनका जवाब ही नहीं दिया। हाँ हाँ, दो आए, दूसरा उनसे पूछो किसका था। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनो, हमारे सवालों को रिजेक्ट कर दिया गया। जिन सवालों से सरकार एक्सपोज हो रही थी, उन तमाम सवालों को सरकार ने रिजेक्ट क्यों किया? और मैं तो आपको दे सकता हूं, मेरे पास तो ये पढ़े हैं, जो उनका रिजेक्शन है वो लिखा हुआ पड़ा है। जो सरकार आज के दिन चल रही है ये डिक्टेटरशिप पे चल रही है। ये कमजोरी दिखाती है। जब आदमी तानाशाह होता है तो अंदर से खोखला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, फिर वो ऐसे हथकंडे अपनाता है जिस हथकंडे से आम जन की सच्चाई की आवाज़ को वो क्रश करने के लिए जो भी चीज़, हथियार वो इस्तेमाल करना चाहे वो उसकी लिबर्टी होती है। और मुख्यमंत्री आज जो है वो इस हथकंडे पे है कि मेरी सरकार या मुझे कोई एक्सपोज ना करे। जब बीजेपी जिस दिन चाहेगी उस दिन कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने कहा है, कल आपने सुना होगा स्पीकर ने कहा है कि हम आपको विपक्ष का नेता मान के आपका रिगार्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब विपक्ष के नेता को ही बीजेपी तय करेगी। इसीलिए कांग्रेस का अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहा कि बीजेपी ने अभी तक किसी की यस नहीं की भी कौन होना चाहिए। समय आएगा ना, ऐसे है, सुन, अभी समय नज़दीक आएगा, आप देखना क्या हालत। तो मैं बता रहा हूँ, ये तो दूसरा सेशन है। सरकार बनने के बाद पहला बजट सेशन था, अब मानसून सेशन है। दूसरे में ये हालत है। आप किसी गांव में चले जाओ, जिस गांव में डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, उसकी गली बन रही हो, उन गली वालों से पूछ लेना ये गली में टाइलें ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। जिस गाँव की सड़क बन रही हो उसी गाँव वालों से पूछ लेना कि तुम्हारे गांव की सड़क अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही। वो तो आम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, देसी आदमी है, भोले अनपढ़ आदमी है। उनको भी उनकी आंखों से पता लगता है भी सरकार कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। एक भी आज तक किसी भी भ्रष्टाचारी इस तरीके का कोई चेक हुआ है, सैंपल चेक हुआ है, किसी को इन्होंने सजा की है? कोई ठेकेदार किसी महकमे का आज तक पकड़ा गया है? आप प्रेस वाले हो, मैं तो आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूँ। आप इन मंत्रियों से पूछो भी आप 5-5 साल 11 साल आपकी बीजेपी की सरकार रहेगी, आपने कितने ठेकेदारों को जेल में डाला है? अगर नहीं डाला,
इसका मतलब काम सही कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो जनता क्यों चिल्ला रही है? गांव के लोग वीडियो बना बना के क्यों डाल रहे हैं? जिनके घर के आगे गली बन रही है वही क्यों वीडियो डाल रहे हैं कि हमारे यहाँ गलत काम हो रहा है, ईंटें ठीक नहीं लग रही, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, मैं आपको छोटी सी एक करेक्शन कर दूं, शायद आप, जब पानी का संकट आया तो इनेलो कहाँ थी? सड़कों पे थी कि नहीं थी? इसी नायब सैनी सरकार ने गोडे टेक दिए थे, हाथ खड़े हो गए थे। और अभी भी हमारा सवाल लगा हुआ है कि हमारा कितना पानी बनता है। पूरा पानी पंजाब आज भी नहीं दे रहा। आप मुख्यमंत्री से सवाल पूछना कि क्या आपने पूरा पानी ले लिया? क्या जितना पानी हमारा रिकमेंडेड है वो हमें मिल रहा है? आज भी नहीं मिल रहा। बिजली के दाम बढ़े, इनेलो सड़कों पे थी। किसान का कत्ल हुआ पानीपत में, उसकी ज़मीन धक्के से हत्या के उसको जला के मार दिया गया, इनेलो सड़क पे थी। कांग्रेस कहीं दिखी? कांग्रेस तो ये देखती है कि बीजेपी की कहीं पीठ ना लग जाए, नायब सैनी कहीं दुखी ना हो, इसकी मदद कैसे करनी है। कांग्रेस नहीं है, ये तो बाप बेटे की पार्टी है, दोनों लगे हुए हैं। देखिए, मेरे को कल समय नहीं मिला, जब ये मुद्दा आया कि जनप्रतिनिधि के साथ उसका हस्बैंड या कोई नहीं जाना चाहिए, तो आपको पता है मुख्यमंत्री का क्या जवाब था? मुख्यमंत्री ने कहा कि सुधा तो इसका बिल्ली है। और मेरे को समय मिलता तो मैं मुख्यमंत्री से पूछता भी तू कमज़ोर आदमी है, कल को तेरी लुगाई भी तेरे को यहाँ छोड़ने आ जाए विधानसभा में, क्योंकि हालत तेरी ऐसी है कि तू विधानसभा में बैठ नहीं सकता, और तेरे को भी तेरी और छोड़ने आए, फिर क्या रहे? आदमी को हमेशा जिस पोस्ट पे होता है उस पोस्ट के हिसाब से बात रखनी चाहिए, उसको उस पोस्ट का डेकोरम रखना चाहिए, उसकी अदबता होनी चाहिए। जब आप उससे उस लेवल से नीचे गिर के चर्चा करते हो तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत डाउन चली जाती है। ये इनकम्पिटेंट लोग हैं जो हरियाणा के बड़े ओहदों पे बैठे हैं, इन्हें आज भी ये एहसास नहीं है कि मुख्यमंत्री का ओहदा क्या होता है। बैकवर्ड क्लास को ये बिलोंग करते हैं, इन्होंने वोट मांगे बैकवर्ड के नाम पे, मांगे कि नहीं मांगे? आपको पता है हरियाणा में जो हरियाणा की बैकवर्ड समाज की बेटियां हैं और वो यहाँ से ब्याही गई किसी और स्टेट में, उनको कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि फैमिली आईडी में उनका यहाँ नाम नहीं है। और वहाँ जब जाते हैं वो जाति प्रमाण पत्र बनता है उनकी वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ जब आता है ना तो उन बेटियों को वेरिफिकेशन नहीं मिलती। आपके संज्ञान में है? और वहाँ की बेटी यहाँ आए तो उसे लाभ नहीं मिलता, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती, गांव के मेंबर का चुनाव नहीं लड़ सकती। ये बैकवर्ड की बात करते हैं, इनसे तो बैकवर्ड समाज ही दुखी है, वो भी सुखी नहीं है। इन्होंने उनका ही भला नहीं कर रखा, नाम उनको बिल्कुल ले रखा है भी हम लोग ऐसे करते हैं, जाति पाति धर्म की राजनीति करते हैं केवल। शैडो विधायक में भी बीजेपी की हमेशा से एक ये रही है कि ये पहले इन्होंने डीसी के साथ एक वो क्या बोलते हैं उसको लगाया था, जिला ना कुछ और नाम दिया था, सुशासन अधिकारी। एक डीसी जो बहुत काबिल पढ़ के आईएएस बनता है और बड़ा एक्सपीरियंस लेके जिले का अधिकारी बनता है, उसके साथ इन्होंने सुशासन अधिकारी लगा दिया। और अब उन्होंने हर विधानसभा में एक शैडो विधायक लगा दिया, हर विधानसभा में। तो ये इनकी नाकामी है। मैं आप सभी को एक निमंत्रण और देना चाहूँगा कि 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की जयंती, जो कि हम हर वर्ष बनाते हैं, इस दफ़ा हम रोहतक में मना रहे हैं, रोहतक की अनाज मंडी में। तो मेरा आप सबको
पार्टी की तरफ से भी और हमारे पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से भी मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहूँगा कि आप सब लोग 25 तारीख को रोहतक जो चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में हम सम्मान दिवस जो जयंती के रूप में मनाने जाते उनमें आप सब लोग शरीक हों। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग आएंगे और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जलपान करके जाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।